अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जिन्होंने हरमज़ान नावल की एपिसोड नंबर 29 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह अस्पताल से सीधा अपने फ्लैट में आई थी जो इसने हाल ही में बिजनेस में होने वाले कुछ प्रॉफिट के इवज़ इसने इस फ्लैट को ज़ुबैर खान से बतौर गिफ्ट लिया था। ये फ्लैट जदीद तर्ज का बना हुआ था, ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान मौजूद था। इसके पास नहीं था तो बस खलूस और प्यार से गुंदा हुआ इसका मकीन। काश इसके मालिक मकीन को इस बात का एहसास हो जाए तो ये फ्लाइट भी खुशी से खिलखिला उठे। फ्लैट मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था जब वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और बजाय हाथ बढ़ाकर दीवार में नस्ब किए स्विच बटन को दबाकर लाइट चलाने के, या फिर शायद इसे परवाह नहीं थी कि इसके गिर्द कितना अंधेरा है। जिस तरह इसकी अपनी ज़िंदगी में अपने खालिस रिश्तों के इससे मुंह मोड़ लेने से जैसे इसके अंदर सुनाटे से उतर गए हों। अंधेरे में वो सीधा चलती सीढ़ियों को अबूर करती एक कमरे में आई थी और वहाँ पड़े सोफे पर ढह सी गई, जैसे अपना सारा बोझ इस सोफे पर उतारा हो। स्वीटी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी यार, तो तुम मेरी वजह से बीमार पड़ जाओ। सच में मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं तो बस तुमसे हम हसान को दूर कर देना चाहती थी। वो बीच में स्वीटी, वो खामखा में हम बहनों के दरमियान आ गया। स्वीटी जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी, बेरहम, बेहिस, खुदगर्ज और मतलबी हूँ, पर मैं इसके बावजूद मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी ऐसी हालत हो यार। मुझे मुआफ़ कर दो यार। तो तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो फिर मैं किससे लड़ूंगी? मेरा किससे मुकाबला होगा और कहाँ की मुकाबलाबाजी? तुम्हें पता है ना मैं ऐसी ही हूँ। खुद मार लेती थी लेकिन कभी किसी को तुम्हें सुई जितनी तकलीफ़ पहुँचाने तक की इजाज़त नहीं दी। रमज़ान तो फिर भी मेरा दुश्मन अव्वल था। इसने मुझे तलाक दी। मैं कैसे तुम्हें इसके साथ बर्दाश्त कर सकती थी? वो सोफे की पुश्त के साथ अपना माथा जोड़े आंखें बंद किए बेआवाज़ रोते हुए बोली। इसका दिल जानिया के बेसुध पड़े वजूद को देख फटने के मुकाम पर था। अवतार, मैंने कल रात तुम्हें लगता है कुछ कहा था। वो इसके कमरे में आए थे जो औंधे मुंह लेटे बेड पर आड़ा तिरछा सो रहा था, या फिर अपने बाप को देखकर सोने की अदाकारी कर रहा था। यार डैड, जानता हूँ मेरी क्या मजाल कि मैं आपके कुछ कहे को टाल जाऊं। वो इनके चेहरे को देखते थकन से चूर लहजे में बोला। तो फिर यहाँ बेड पर सोने का क्या मकसद है? इसने करवट बदलकर इनकी जानिब देखा, जबकि वो इसे तिरछी नज़रों से बगौर इसका जायज़ा लेते बोले। डैड, कसम से आपको बिजनेस में नहीं बल्कि फैज़ चौकीदार की जगह पर होना चाहिए था। वो इनकी मुसलसल घूरियों से चिढ़ते बोला और ना चाहते हुए उठ गया। दिल तो था कि अपनी नींद पूरी कर ले, लेकिन अपने जालिम बाप के इरादे इसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शट अप अब्दार, तुम भूल गए क्या? तुमने सुबह मुझसे प्रॉमिस किया था तुम शाम में राइमा को आउटिंग पर लेकर जाओगे। वो इसकी फजूलियात से चिढ़कर बोले। डैड, सच्ची बताऊं तो मेरा ज़रा भी दिल नहीं है इसे कहीं भी लेकर जाने का। फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है, सोने दे आराम से। जाएं जाकर खुद भी रेस्ट करें और आप इस उम्र में अब अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को यूँ ख्वामखा में तकलीफ़ ना दिया करें। वो भी कसम से मेरी तरह कह रही होंगी कि ये अबरार करज़ई हमें सुकून से बैठने क्यों नहीं देता। वो अपने बाप के बिगड़े तेवरों को हवा में उड़ाता बोला और हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट खींचकर अपने ऊपर लेने लगा। चवल इंसान, तुझे मैं कहाँ से बूढ़ा लगता हूँ? वो इसके बूढ़ा कहने पर गोया इनको सदमा लगा था। जब इनका सदमा टूटा तो वो इसे घूर कर पूछ रहे थे। लो, इसमें पूछने की क्या बात है, सब दिखता है। वो अपनी गहरी मुस्कुराहट छुपाते बोला और दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो अब किसी बहाने ही सही इनका ध्यान तो हटा इस बात से। कहाँ से दिखता हूँ बरखुरदार, ज़रा बताने की जहमत करोगी मुझे? वो अपने एक हाथ को कमर पर रखते लड़ाका औरतों की तरह कड़े तेवर लिए पूछ रहे थे। डैड, अभी कल ही आपको रऊफ मलिक राइमा के वालिद कह रहे थे कि तुम्हारा बाप अब बूढ़ा हो गया है। वो अपने अंदर के पल रहे अपने बेसाख्ता कहके पर काबू पाते बोला। नालायक इंसान, वो मेरा दोस्त है, मुझे इस पर मान है। इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं होगा, और अगर कह भी दिया तो तुम्हें क्यों इतनी आग लगी हुई है? वो तेवरी चढ़ाए तंग कर बोले। डैड, आप तो गुस्सा ही कर गए।
वो इसके सुर्ख चेहरे को देखते मज़े से बोला, शट अप, मुझे तुम्हारी खूब समझ आ रही है। तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर मेरे दिमाग से इस बात को निकाल कर गुमराह करने के चक्करों में हो। पर बेटा जी, ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे अपनी बातों से गुमराह कर दो। चलो उठो, शाबाश। वो इसके पास बैठते बोले, डैड मान जाइए ना कि आप बूढ़े हो गए हैं। वो इनके बैठने पर चोट करता बोला, बूढ़ा होगा तेरा बाप, उठ जा अबदार, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम कर बोले, यार मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरा बाप बुढ़ा हो गया है अब। शुक्र है आपने आखिरकार अपने मुंह से इकरार कर ही लिया। अबदार मैं? नो डैड, अगर आपने मुझे कुछ भी कहा तो मैं जिद पर अड़ जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ डैड, फिर मैं वॉशरूम से भी जल्दी बाहर नहीं निकलूंगा। इनके अपनी तरफ बढ़ते हाथों को देखो इनकी पहुंच से बदकर फौरन दूर हुआ और इनको धमकाते हुए बोला और चुपचाप ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि अबरार करज़ई ने एक सर्द हवा की सुपुर्द की। हरमज़ान, मुझे मत छोड़ना, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जानिया माय स्वीट हार्ट, यार क्या हुआ? आंखें खोलो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। मैं भला अपनी जान को छोड़कर क्यों जाऊँगा? वो स्टूल पर इसके बराबर में बैठा इसी की जानिब ही देख रहा था जब अचानक इसे यूं ही बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते देख वो इसके पास आया था और इसका चेहरा थपथपाकर इसे तसल्ली दी थी कि वो इसके पास ही है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हरमज़ान, तो तुम सच में यहाँ हो ना मेरे पास? हरमज़ान, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो अपने हवासों में जब वापस लौटी तो इसे यूं अपने रूबरू देखकर इसने पहले तो इसे हैरानगी से देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वो वाकई में इसके पास मौजूद है या फिर इसका ये एक ख्वाब है जो आंखें खुलने पर टूट जाएगा। लेकिन जब इसने इसके चेहरे को छुआ तो इसे यकीन आ गया कि वह हकीकत में वही है। तो इसने इसे खींच कर अपने सीने से लगाया और सिसकते हुए बोली, यार जानिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सब अभी ये सब भूल जाओ यार, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करो। अगर तुमने ऐसे ही परेशान और रोते रहना है तो फिर ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो मैं फिर अब वैसा ही करूँगा। वो इसकी बिगड़ती हालत के पेश नज़र कह रहा था। इसे इसकी सांसें नाहमवार सी लग रही थी, जैसे वो बड़ी दिक्कत से सांसें ले रही हो। वो इसके चेहरे को अपने सामने किए इसको बाजुओं से पकड़े सख्ती से बोला, जिस पर जानिया के आंसू वही थम गए, इसी डर से कहीं वो इसे सच में ही छोड़कर ना चला जाए। लेकिन इसके जिस्म की कपकपाहट अब भी जारी थी। गुड गर्ल, तुम यहीं रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वो इसकी पेशानी पर अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ते हुए इसे फिर से लटाते बोला, पर हरमज़ान, मेरे पास डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे पास आंटी को भेजता हूँ। अभी वो इसे कुछ कहती जब वो जल्दी से इसकी बात को काटकर इसने इसका हाथ पकड़कर इसे रोकना चाहा था, जब वो इसका हाथ खुद के हाथ से छुड़वाता रूम से बाहर निकल गया था। जानिया को होश आ गया है, आप ज़रा इसके पास चली जाएं, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। क्या सच में मेरी बच्ची को होश आ गया है? हरमज़ान, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? इसने उल्टा सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी। वो हाथ उठाकर शुक्र अदा करते हुए आईसीयू रूम की जानिब चल रही थी। वह डॉक्टर को बुलाने चला गया, जबकि इसने इस दौरान ज़ुबैर खां की मौजूदगी को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। डैड यार, मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। ऊपर से मैं थक अलग से गया हूँ। आज ऑफिस शेड्यूल मेरे लिए काफ़ी टफ था डैड। वो आईने के सामने खड़े अपने बालों पर जेल लगाते बोला, बच्ची का दिल ना टूटे इसीलिए तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है मेरा बेटा कितना थका हुआ है। वो तंजिया बोले, जानते जो थे ये इसके रानिया के साथ ना जाने के बहाने थे। ऑफिस से तो वो सारा दिन जाने कहाँ गायब रहा। ये सोच कर के वो इस बात का हिसाब किताब इसके आने के बाद इससे लेंगे। फ़िलहाल तो वो खामोश थे और इनका मकसद अभी सिर्फ इसे राइमा के साथ बाहर भेजना था, जो पहले ही कई दिक्कतों के बाद माना था। वो ये पूछकर इसे ज़िद नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने इसे इतनी मुश्किलों से राज़ी किया था। मेरा अब भी जाने का इरादा नहीं है डैड। वैसे हद है डैड, आप इसे यूसुफ के साथ भी तो भेज सकते थे ना। वो इनके आगे पैर पटकते हुए झंझलाते बोला। अपने बाप की सुई एक ही जगह अड़े देख वो चिढ़ सा गया था और साथ ही इसे इस लड़की पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था, जिसकी वजह से इसका बाप जोंक की तरह इसके पीछे पड़ गया था।
क्यों, तुम्हें क्या मसला है? अब तो मैंने वो बात भी अपने दिल से निकाल दी है। इसके बावजूद भी तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। अगर इसकी जगह वो लड़की होती तो? मेरे जिगर की तो बात ही अलग है डैड। इस लड़की से मेरा जिगर का कोई मुकाबला नहीं। आप नहीं जानते, शी इज़ टू हॉट। वो इनकी बात काटते, खुद पर परफ्यूम छिड़कते, अपनी एक आंख के कोने को दबाकर मज़े से बोला था, नीचे जल्दी आ जाना। वो इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाते बोले, गोया मुर्गे की वही एक टांग जिसे वो कभी सुधार नहीं सकते थे। वो जब डॉक्टर को बुलाकर आया तो डॉक्टर ने थोड़ी देर में इसका चेकअप करने के बाद इसकी कंडीशन को पहले से नॉर्मल बताकर इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। वैसे काफ़ी नाजुक मिजाज है आपकी वाइफ। वो डिस्क्रिप्शन लेटर पर इसके लिए ज़रूरी अदवायात लिख रही थी जब वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, या आई नो, मेरी वाइफ कांच की तरह नाजुक हैं। जिस तरह कांच को सख्ती से पकड़ने से वो टूट जाता है, बिल्कुल इसी तरह मेरी वाइफ नाजुक है। वो डॉक्टर और मलिहा की मौजूदगी का लिहाज किए बिना इसके हाथ जिस पर ड्रिप्स लगी हुई थी इसको नरमी से पकड़कर मुस्कुराते बोला, जबकि इसके इस वलाहना अंदाज पर जानिया झिम से गई। हमजान के चेहरे की रौनक और शताबी फिर से लौट आई थी, जो कुछ देर पहले इसकी बिगड़ी तबीयत को देखकर जर्द पड़ गई थी। इसके चेहरे के नकुश भी ढीले पड़ गए थे। अब वो फुर्सत से इसके शादाब गुलाबी महकते चेहरे को अपनी नज़रों में समाये देख रहा था। शायद इतने दिनों की प्यास को बुझा रहा था जो कि इसे इतने घंटे देखने के बाद भी बुझने न पा रही थी। डॉक्टर, हम इसे कब घर लेकर जा सकते हैं? वह अस्पताल के बीमार माहौल से इन चंद घंटों में उकता सा गया था, इसीलिए उकताए हुए लहजे में पूछा, इनकी कुछ ज़रूरी टेस्ट वगैरह करने रहते हैं, वो कर लें और इसके बाद आप इन्हें लेकर यहाँ से जा सकते हैं। डॉक्टर ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में इसे बताया। फिर तो सुबह ही जाएंगे। वो अपनी कलाई में पहनी बेशकीमती वॉच को देखकर बोला, चूँकि घड़ी इसी वक्त सुबह की 4:30 बजा रही थी, जिस पर वो एक तखमीना लगाते मुंह बगाड़ते बोला, जिस पर डॉक्टर और मलिहा बेगम के चेहरे पर इसकी बिगड़ी सूरत को देखकर बेसाख्ता मुस्कान उभर आई। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।